नमस्कार। आज हम मुग़लों के शासन प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। मुग़लों से पहले भारत के अंदर सल्तनत कालीन शासन था, सल्तनत का शासन था। तो मुग़लों ने जो शासन व्यवस्था दी उसके ऊपर सल्तनत काल का प्रभाव था। अकबर से पहले अफ़गान शासक शेर शाह ने केंद्रीय प्रशासन पर ध्यान दिया और एक सुदृढ़ आधार दिया। उसी में कुछ संशोधन करते हुए अकबर ने एक अच्छी शासन व्यवस्था दी और ये ही शासन व्यवस्था पूरे मुग़ल काल के अंदर कुछ संशोधनों के साथ चलती रही। मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था की जो जानकारी है वो मैं मुख्यतः आईन अकबरी, तुजुक जहांगीरी, बादशाहनामा, तबकात अकबरी, शाही फरमान पत्र व जो विदेशी यात्री आए उनके वर्णन से मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुग़लों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो संरचना थी, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वो निम्न प्रकार थी। मुग़ल शासन व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो ईरान और अरब की शासन व्यवस्था पे था। केंद्रीय शासन के विभागों का बंटवारा ईरान और अरब के शासन के आधार पर ही था, लेकिन जो स्थानीय शासन था, जो ग्राम को शासन था, छोटी जगह का जो शासन था, वो प्राचीन भारतीय व्यवस्था के अनुसार था। प्रशासन की मुख्य व्यवस्था फारस के, ईरानी और मध्य एशिया के तुरानी अमीरों के पास ही थी। उच्च सामंतों में अकबर के समय हिंदुओं को स्थान देना शुरू किया गया, जिनमें बिरबल, टोडरमल प्रमुख थे। इसके अलावा अन्य सामंतों को भी स्थान दिया गया। इन सामंतों में भी मुख्यतः जो राजपूत वर्ग था उसको प्रमुख स्थान था। प्रशासन का जो मूल स्वरूप था वो सैनिक था। प्रत्येक कर्मचारी पहले सैनिक था, बाद में उसके अन्य दायित्व थे। यानी प्रत्येक कर्मचारी को एक सैनिक होना आवश्यक था, उसके सैनिक कर्तव्य निर्धारित थे, उसी के अनुसार उसका पद और वेतन दिया जाता था। पद और वेतन का जो निर्धारण हो मनसब के अनुसार किया जाता था। दिल्ली सल्तनत की तरह मुग़ल शासन थे वो भी निरंकुश थे, यानी प्रशासन की जो संपूर्ण शक्तियाँ थी वो सम्राट के अंदर ही निहित थी। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में जो प्रमुख था वो सम्राट था। सम्राट के अंदर सारी की सारी शक्तियाँ निहित थी। वह मंत्रियों से सलाह तो लेता था, लेकिन उसे मानना जरूरी नहीं था। सल्तनत काल के शासक सुल्तान और मुग़ल काल में सम्राट कहलाते थे। मुग़ल सम्राट साम्राज्य का प्रमुख, साथ ही सेना का प्रधान, न्याय व्यवस्था का प्रमुख, इस्लाम का संरक्षक और मुस्लिम जनता का आध्यात्मिक नेता भी होता था। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ ने प्रजा हित पे भी अपना ध्यान दिया। इसके साथ ही सम्राट के कुछ प्रमुख अधिकार होते थे, जिनमें मृत्युदंड देना, सिंहासन पर बैठना, झरोखा दर्शन देना। ये कार्य सिर्फ सम्राट ही कर सकता था। इसके अलावा अन्य कोई सूबेदार, सामंत या अधिकारी को ये अधिकार नहीं थे। दूसरे जो प्रमुख मंत्री थे शासन के, उनके अंदर आता है वकील या प्रधानमंत्री। सम्राट के बाद वकील सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसे वजीर भी कहा जाता था। वह सम्राट को सलाह देने के साथ ही प्रशासन के जितने भी विभाग होते थे उन सभी विभागों का निरीक्षण भी करता था। इसके साथ उसके पास वित्त विभाग भी था और वह सम्राट और अन्य जितने भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके बीच मध्यस्थ का काम भी करता था। प्रमुख दीवान, अकबर के समय तक वित्त मंत्री की जितनी शक्तियां थी वो वजीर या प्रधानमंत्री में नहीं थी। बैराम खां को हटाने के बाद में वजीर के पद को समाप्त कर दिया गया। और उसकी जगह दीवान की नियुक्ति की गई।
राज्य का संपूर्ण वित्तीय नियंत्रण दीवान के पास ही था। सभी प्रकार के करों का हिसाब दीवान ही रखता था। विभिन्न प्रांतीय दीवानों की नियुक्ति सम्राट की सलाह पर दीवान ही करता था। दीवान के पास कार्य की अधिकता रहती थी, अतः उसकी सहायता के लिए कई सहायक दीवान और अन्य अधिकारी होते थे। दीवान सम्राट का विश्वास पात्र व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। मुगल काल के अंदर शाह मंसूर, राजा टोडरमल, मुजफ्फर खां आदि प्रमुख दीवान थे। मीर बख्शी या सेनापति, सल्तनत काल में सेनापति को आरिज मुमालिक कहा जाता था और मुगल काल में सैनिक विभाग के प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था। मीर बख्शी एक महत्वपूर्ण पद था। सभी मनसबों की नियुक्ति मीर बख्शी के द्वारा ही होती थी। घोड़े दागने, मनसबदारों के अधीन रहने वाले सैनिकों का निर्धारण, ये सारे के सारे काम मीर बख्शी द्वारा किए जाते थे। उनका निरीक्षण करना, उनके पद, उनका वेतन निर्धारित करना, ये सभी काम भी वही करता था। सम्राट जब भी सेना का या किसी मनसबदार के सैनिकों का निरीक्षण करना चाहता था तो मीर बख्शी ही उसका निरीक्षण करवाता था। खान सामा, ये पद भी बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि बादशाह के जितने भी व्यक्तिगत कार्य और घरेलू जो कार्य होते थे उनका ये प्रभारी होता था। बादशाह के महल का प्रबंध भी इसी के अधीन होता था। आय का बड़ा हिस्सा खान सामा द्वारा खर्च किया जाता था, इसलिए इस खान सामा को कई बार दीवान भी कहा जाता था। इसका एक अन्य कार्य था, जो प्रमुख व्यक्ति थे उनकी संपत्ति का हिसाब किताब रखना, उत्तराधिकारियों के लिए संपत्ति को सुरक्षित रखना, सम्राट के जनान खाना, दरबार के लिए वस्त्र, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुओं की जो आवश्यकता होती थी उनकी व्यवस्था करना, दावतों की आयोजन करना, ये सारे कार्य खान सामा के होते थे। अतः सम्राट के अत्यधिक निकट होता था। सदर सुदूर, मुगल काल में जो धर्म का प्रमुख होता था उसे सदर सुदूर कहा जाता था। ये धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था। दान संपत्ति का निर्णायक, निरीक्षक, राजा का धार्मिक सलाहकार होता था। शिक्षण संस्थाओं को भूमि दान करना, अन्य सहायता कार्यों का संपादन करना, ये सारे इसी के कार्य हुआ करते थे। मुहत्सिब, इस अधिकारी का जो प्रमुख कार्य था वो पैगंबर के आदेशों के अनुसार लोग चलें, शरीयत के विरुद्ध यानी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य न करें, लोगों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना, शराब, भोग व अन्य मादक पदार्थों के सेवन, जुआ खेलना, बुरे व्यसनों को रोकना। और औरंगजेब के समय में ये पद महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि इस अधिकारी को मंदिरों को नष्ट करने का कार्य भी सौंप दिया गया था। न्याय व्यवस्था के लिए जो अधिकारी होता था उसे काजी उल कुजात अथवा प्रधान काजी कहते थे। ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था। स्थानीय काजियों की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती थी और न्याय का कार्य इस व्यक्ति के द्वारा संपादित किया जाता था। मीर आतिश तोपखाने का अधीक्षक होता था। वैसे मीर बख्शी के अधीन होता था, लेकिन तोपखाना इसके पास होने के कारण इसे भी मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त था। ये शाही महल की रक्षा का कार्य भी करता था, इसलिए सम्राट के संपर्क में रहने के कारण भी ये महत्वपूर्ण पद था। मुगल शासन काल में समाचार व डाक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दरोगा ए डाक चौकी का पद था। डाक विभाग का ये प्रमुख होता था। इसके अधीन समाचार लेखक, गुप्तचर, संवादवादक हुआ करते थे। इसके अलावा भी कई अन्य अधिकारी होते थे, जिनमें दरोगा ए टकसाल, जो टकसाल का अधिकारी, मीर ए बहर, जो नाविक विभाग का अधिकारी, मीर ए अर्ज, राज्य के द्वारा व्यक्तियों के द्वारा जो भी आवेदन मिलते थे उनकी जांच करना, सम्राट के सामने रखना, ये प्रमुख केंद्रीय अधिकारी हुआ करते थे। मुगल काल के अंदर शासन व्यवस्था के लिए अपने क्षेत्रों को प्रांतों में भी बांट रखा था। मुगल साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था, जिन्हें सूबे कहा जाता था। प्रांतीय शासन व्यवस्था का जो ढांचा था मूल रूप से वो केंद्र के अनुरूप ही था
और सूबे का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे सूबेदार कहा जाता था। अकबर के समय में इसे सिपह सलार और उसके बाद में इसे सूबेदार या नाजिम के नाम से कहते थे। ये सम्राट के नाम पर प्रांत का शासन चलाता था। प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना, शाही आज्ञाओं को पालन करवाना, राजकीय करों की वसूली, न्याय करना, ये प्रमुख कार्य थे। प्रांतीय दीवान जिस तरह से केंद्रीय दीवान होता था उसी तरह से प्रांतीय दीवान होता था और इसका प्रमुख कार्य अर्थ विभाग का संचालन करना होता था। प्रांतीय दीवान और सूबेदार एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते थे और ये शक्ति संतुलन के आधार पर पद था। कोतवाल राज्य के जो प्रमुख नगर और राजधानियां थी उनकी सुरक्षा के लिए कोतवाल नाम का विशेष अधिकारी नियुक्त था जो नगर पुलिस का प्रधान होता था। इसका मुख्य कार्य नगर की रक्षा करना, बाजारों पर नियंत्रण करना, लावारिस संपत्तियों की देखभाल करना, अपराधों को रोकना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, ये हुआ करता था। इसके अलावा प्रांतीय बख्शी, काजी, सद्र, मुहस्सिब, वाक्यानवीस ये अधिकारी होते थे और इन अधिकारियों का कार्य जिस तरह से केंद्र के अंदर हुआ करता था उसी प्रकार से प्रांत में भी उनका काम होता था। प्रांतीय बख्शी सेना को देखता था, काजी न्याय का कार्य करता था, सदर धर्म से संबंधित कार्य करता था, वाक्यानवीस ये गुप्तचर हुआ करते थे। इस तरह से सारे के सारे कार्य संपादित होते थे। स्थानीय शासन व्यवस्था प्रांतों को और छोटे भागों में बांटा हुआ था जिनको जिले अथवा सरकार कहते थे। जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो फौजदार होता था और ये एक फौजी अफसर होता था जिसके पास एक सैनिक टुकड़ी होती थी और इसका कार्य था जिले के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना, जमींदारों को नियंत्रण में रखना, सड़कों को सुरक्षित रखना, छोटे मोटे जो विद्रोह होते थे उनको कुचलना। इसलिए इसकी भर्ती में विशेष ध्यान रखा जाता था और इसकी वफादारी पे भी विशेष ध्यान रखा जाता था। सरकार में अन्य जो प्रमुख अधिकारी थे वो फौजदार के अलावा अमलगुजार, बितकची एवं खजानदार थे। ये सारे के सारे अर्थ विभाग से संबंधित थे और इनका कार्य था कर एकत्रित करना। जिलों और सरकारों को परगनों में बांटा हुआ था और परगने का जो प्रमुख अधिकारी था वो सिकदार होता था और जो फौजदार के कार्य जिले में होते थे वो ही सिकदार के कार्य परगने में होते थे। परगने का जो दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था वो आमिल था और ये अर्थ विभाग का प्रमुख था और इसका कार्य किसानों से संबंधित होता था। किसानों से कर एकत्रित करना और जो भी दीवानी कार्य थे वह आमिल के द्वारा संपादित किए जाते थे। कानूनगो होता था, पटवारी होता था जिनके कार्य भी भूमि से संबंधित और कर से संबंधित थे। शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी और गांव का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था वो मुकदम, पटवारी और चौकीदार, ये तीन व्यक्ति थे जो कि आगे से जो भी आदेश आते थे उन आदेशों की पालना ग्राम के द्वारा गांवों के अंदर करवाई जाती थी और इनका भी प्रमुख कार्य कर एकत्रित करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना था। इस तरह से मुगलों की जो शासन व्यवस्था एक सुसंगठित शासन व्यवस्था थी जो मुख्यतः अकबर के काल में शुरू हुई और पूरे मुगल काल के अंदर कुछ संशोधनों के साथ चलती रही। एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी जिसमें एक केंद्रीय व्यवस्था थी जिसमें अनेक अधिकारी होते थे। केंद्र था वो प्रांतों में बंटा हुआ था, प्रांतों के अंदर भी केंद्र के अनुरूप ही अधिकारी होते थे। प्रांतों को जिलों में बांटा हुआ था और जिलों को परगने में और परगने को गांव की शासन व्यवस्था के अंदर बांटा हुआ था। तो एक अच्छी व्यवस्था थी जिससे सभी व्यक्तियों पर शासन का ध्यान अच्छे से रखा जा सकता था। मुगल शासकों ने जनता की भलाई के लिए भी कार्य किए हैं इस शासन व्यवस्था के द्वारा। धन्यवाद।